गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए संजीवनी बैच के तहत हम लोग करंट अफेयर्स को लगातार देख रहे हैं। उसी सीरीज में हम लोग एमसीक्यू पर आज बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण आपको एमसीक्यू मार्च के माह के लिए है। उससे संबंधित चीज़ें आप लोगों को पीआईबी से, द हिंदू, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से चीज़ों को कवर किया जा रहा है। उस पर हम विश्लेषित रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लगातार आप बने रहिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू मार्च का है, जिसमें हम लोग नो एक्सक्यूज ओनली फॉर टू द पॉइंट बात करेंगे, परीक्षा उपयोगी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझिएगा। आप लोग के लिए जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है उस पर आप लगातार है ना, लगातार प्रयास कीजिए। देखिए, प्रश्नों की संख्या, कुछ बच्चों का क्यूरी आया था, उसे ध्यान में रखना है। 50 से 100 क्वेश्चन आपको एक माह में अगर कराया जाता है तो अतिरिक्त क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो आप लगभग इम्पोर्टेंट जो 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 आपको प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, हम इसे PYQ के माध्यम से आंकते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी का है, जिस टॉपिक से लगातार बीपीएससी पूछती है, उन टॉपिक को कम से कम करके एग्जाम में जाना है। कम से कम एग्जाम में आपको कवर करके जाना उस टॉपिक को। हमारा प्रयास यही है। देखिए, अतिरिक्त चीज़ें मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, बहुत चीज़ें करा सकता हूँ, पर लास्ट समय में आपको क्या करना है, लास्ट समय में संयमित रहना है और उन सारी चीज़ों को रिवाइज करके जाइए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, पहले आपने बहुत सी चीज़ों को रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, उसको क्या करना है, लास्ट समय में एक बार एक थ्रो आउट नज़रिए से आप उसे देख कर जाइए। यही प्रयास इस संजीवनी बैच का है। तो आप उसमें संशय नहीं रखिए, जो प्रश्न कराए जा रहे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करिएगा। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, इसे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NCSC कहते हैं, का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किनको नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन है राधा सिन्हा को, मधुसूदन राय, बलवीर त्यागी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इसके संदर्भ में कुछ बातों को देखते तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री सलाहकार एवं पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य किशोर मरकवाना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, किनको नियुक्त किया गया, किशोर मकवाना को। और ये कहाँ के पहले सदस्य रह चुके हैं, यहाँ से आप लोग जरूर चीज़ों को कवर करके जाइएगा। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति जो जाति और एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैक्टर याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निकाय के रूप में यह कार्य करता है। अब यह अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 338 क्या है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर 338 की हम बात करें तो वर्ष 2004 में ध्यान रखिएगा, एस सी एस टी के लिए तत्कालिक जो राष्ट्रीय आयोग के 2 अलग अलग आयोग गठित किया गया था। जो हमारा जो पहले से पूर्ववर्ती चल रहा था आयोग, उसे 2 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें हम लोग NCSC, जिसे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं, और दूसरा 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है दो। हम अनुसूचित जाति आयोग किस में है, अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो 338 के तहत है। और 338A के तहत जनजाति आयोग है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं। तो इसे भी जरूर आप लोग को याद रखना है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होंगे। अब पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, जैसा हस्ताक्षर या मुहर वारंट के तहत, अर्थात जो राष्ट्रपति प्रावधान कराया गया जिसके तहत नियुक्ति की जाएगी संविधान के आधार पर, उसके संदर्भ में। और सेवा शर्त ध्यान रखिएगा, कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। इसकी नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति हम थोड़ा सा प्रश्नों पर आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रश्न क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में किनका नाम याद रखना है, किशोर, किनका नाम रखना है, किशोर
मकवाना, याद नाम रखना है किनकी नियुक्ति की गई है, NCSC के तहत, तो किशोर मकवाना को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है पूछा गया है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किन राज्यों में एथेनॉल 100 लॉन्च किया। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं जिसमें आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो एथेनॉल 100 क्या इसी प्रकार का नवाचारी प्रोग्राम है, जिसमें हम ऑप्शन देख लेते उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या इन राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले चीज़ों को कि एथेनॉल जो है, एथेनॉल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली में चुनिंदा 183 जो खुदरा दुकान है, आपको रिटेल दुकान में एथेनॉल 100 लॉन्च किया, जिसका मतलब क्या होता है कि ऑटोमोबाइल ईंधन में अब 100% इथेनॉल होगा। जो हम ऑटोमोबाइल ईंधन का प्रयोग करते हुए पेट्रोल प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके जगह आप ध्यान रखिएगा एथेनॉल 100 का प्रयोग कर सकता है, जहां आपको इन राज्यों में लागू किया गया। अब यह कैसे बनता है, तो मक्का से, गन्ना से, अन्य पौधों के सामग्रियों से नवीकरणीय स्रोत के रूप में इसे उत्पादित किया जाता है। और नवीकरणीय स्रोत के बारे में हाल ही पहले ही जब जनवरी में आपका न्यूज एनालिसिस हुआ था, साथ ही साथ इन शॉर्ट कराया गया था, तो आपको वहाँ से नवीकरणीय स्रोत के डाटे दिए गए, किस तरीके से डाटा बदला है, तो उन सारी चीज़ों को कवर करना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा। जो प्रारंभिक जो हमारा जो पारंपरिक गैसोलीन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का या जीवाश्म ईंधनों के निर्भरता को कम करने का इसका उद्देश्य है। स्थिरता को बढ़ावा देना, स्वच्छ वातावरण, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्वच्छता को बढ़ावा करना, स्वच्छ वातावरण को, ताकि हम दूषित पर्यावरण जो हमारा हो रहा है गाड़ियों के ईंधन के रूप में जलाते जो है, उसको कम करना। अब ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट याद रखना है कि वर्ष 2025-26 तक हम 20% इथेनॉल मिश्रण अर्थात E20 हासिल करने का आय निर्भरता को कम करें, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए दृष्टिकोण के अनुरूप। अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, 2025-26 तक हम 20% इथेनॉल प्रयोग करेंगे अपने कि ऑटोमोबाइल ईंधन में। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त याद क्या रखना है कि जब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त, तो इथेनॉल 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन का इथेनॉल, जिसमें हम लोग बात करते हैं गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार से बने हुए इथेनॉल को, जिसमें हम लोग फर्स्टेशन करके क्या करते हैं, पेट्रोल में साथ मिला के काम करते हैं। दूसरा सेकेंड जनरेशन, जिसमें हम लोग चावल, गेहूँ, भुट्टा, बांस से निर्मित करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल क्या है अगर पूछेगा तो आपको इसका नाम याद रखना। तो E20 में जो बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन याद रखना चावल, गेहूँ, भुट्टा, बांस से होता है, निर्मित होता है इथेनॉल। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ बातें और रखें तो फ्लेक्स फ्यूल के प्रकार अगर हम बात करें, E20 की बात करें, अर्थात इसमें इथेनॉल कितना होगा, 20% होगा, और पेट्रोल की मात्रा कितनी, 80% की होगी। अगर E10 की बात हो रही तो 90% इथेनॉल जो है 10% होगा, और आपको 90% पेट्रोल होगा। अगर हम E5 की बात करें तो 95% पेट्रोल उस मात्रा में होगी ईंधन में, और 5% मात्रा होगी किसका, आपको इस इथेनॉल की। अगर 100% की बात करें पेट्रोल में, आपको फ्लैक्स 85 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 85 में आपको 85 जो होगा आपको इथेनॉल होगा, 15% उसका पेट्रोल मात्रा होगा। कहने का मतलब मात्रा के आधार पर जितनी हम इसमें मिलावट कर रहे हैं, मिलावट करके हम उपलब्ध करा रहे ईंधन, उसी के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो 100 हम E100 की बात करें, इथेनॉल 100 की बात करें, अर्थात इसमें 100% इथेनॉल है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। अगर इसके अतिरिक्त हम कुछ बातों को ध्यान में रखें कि ये भारत सरकार जो लगातार काम करे 2006 से लेकर 2023 तक के वर्गीकरण की बात करें, तो इथेनॉल E20 उपयोग अनिवार्य हो जाएगा 2023 से। हम लोग पहले भी चर्चा कर रखे हैं, पहले 2021 में 2025 तक हम टारगेट रखे हैं E20 को मिलाने का। ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखिएगा। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं, तो देखते हैं क्या है प्रश्न के तौर पर, जिसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात सभी जो है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया। कितने 183 आपको, कितने 183 जो चुनिंदा आपको दुकान है वहां पर इसको लागू किया गया। थोड़ा सा ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए रिवीजन करते चलिएगा, आप सभी लोग इसको कवर करते चलिएगा, कुछ विशेष नहीं है। चीज़ों को बार बार जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना अपने आत्मसार कीजिएगा, उतना अधिक बेहतर स्थिति में होइएगा। और चलिए कमेंट सेक्शन भी लगातार करते रहिए। कमेंट्स में अगर उत्तर पहले पता हो जाता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसे 3 का
डी होगा, बी होगा, सी होगा, किस तरीके से। अगर हम बात करें 3 का ए होगा, 3 का बी होगा, 3 का सी होगा, इस तरीके से 3 का डी होगा। तो आप उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे भारत में निम्नलिखित में से किन देशों में 2+2 वार्ता आयोजित करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्राजील की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि 11 मार्च याद रखना, 11 मार्च 2024 को भारत और ब्राजील के बीच, भारत प्लस ब्राजील के बीच आपको क्या किया गया, आपको विदेशी रक्षा प्लस विदेशी याद रखना, रक्षा प्लस विदेश मंत्रालय का एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम लोग क्या करते हैं 2+2 वार्ता नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यह ब्राजील के सामने 11 मार्च को आरंभ किया गया। उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान और अमेरिका से आप 2+2 वार्ता करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखना है, इस संदर्भ चीज़ों को कवर करना है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, नया न्यूज़ है आप लोग के लिए, जो आप लोग A4 साइज का PDF मांग रहे थे ना, PDF जिसमें हम लोग फोटो कॉपी करा सकते हैं सर, तो आपको यह अवेलेबल कराया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको कराया जा रहा है अवेलेबल। उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में और भी सोर्स में दिए जाते हैं। तो आप UTI इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास 6 AM में होता है, तो यहाँ 7 PM तक आपको इसके PDF उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो भी कलीग्स से स्टूडेंट्स हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं, करेंट को लेकर चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। तो हम और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। जब हम ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद के संदर्भ में क्या होता है, इस वार्ता में मंत्री स्तरीय वार्ता में मुद्दे रखे गए थे, जहां पर हम ब्राजील के साथ वार्ता करेंगे। अब ध्यान रखें, भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के साथ 2+2 संवाद वार्ता करता है, जिसमें हम आपको रक्षा विदेशी मंत्री स्तरीय सम्मेलन कराए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, संवाद होता है, अर्थात हम रणनीति के कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रणनीतिक देश के तौर पर इसे दर्जा देते हैं, ताकि हम स्ट्रेटजी हम क्या कर सके, उन मुद्दों पर चर्चा करें जहां पर हम इन देशों के साथ महत्वपूर्ण राजनयिक संबंध को बढ़ावा दे सके। इसके लिए ध्यान रखिए, उनके साथ विदेश मंत्री का बैठक, दोनों देशों के रक्षा मंत्री का बैठक होता है। उसके बाद ध्यान रखिए, शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जब यह 2+2 वार्ता हो जाता है ना, तो उसके बाद राष्ट्राध्यक्षों का भी बैठक आयोजित किया जाता है, जहां पर हम द्विपक्षीय, ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट है, कवर करने की आवश्यकता। और यहाँ से मेंस में प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, पीटी में, यूपीएससी में यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से चीज़ों को जरूर कवर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्रथम वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। और कथन क्या बोल रहा है, सही कथन कौन सा है। तो कथन देखते हैं। सबसे पहले 21 मार्च 2024 को बेल्जियम ने पहली बार परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। और दूसरे कथन पर आते हैं, तो यह सम्मेलन IAEA, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आप लोग ऊर्जा एजेंसी भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ने ओटोमस 4 नेट जीरो कार्यक्रम का एक हिस्सा के तौर पर इसे आयोजित करता है। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रासी ने की। क्या यह तीनों कथन सही है, गलत है? तो अगर हम कुछ बात करें इसके संदर्भ में, तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो डेट याद रखना, क्योंकि प्रथम हुआ है तो 21 मार्च 2024 याद रखना। बेल्जियम में पहली बार इसका आयोजन किया गया शिखर सम्मेलन। और यह IAEA अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसकी एक ऑटोमस 4 नेट जीरो कार्यक्रम का एक हिस्सा के तौर पर, जिसमें हम लोग डीकार्बोनाइजेशन की बात के संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं, या डीकार्बोनाइजेशन की मुद्दे को हम रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, चीज़ों को कवर कीजिएगा। अब इसकी सह अध्यक्षता बात करें इस शिखर सम्मेलन की, तो बेल्जियम के साथ साथ याद रखिए उनके प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मरियानो ग्रासी ने की। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है किन की अध्यक्षता में यह की गई सम्मेलन का आयोजन। तो दोनों का नाम एकदम कम से कम याद रखना, अलेक्जेंडर डिक्रू का और मरियानो ग्रासी का। तो कम से कम इन सब चीज़ों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। उसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, तो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करना, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सुलझा सके, उसको कम कर सके, ऊर्जा सुरक्षा
मुहैया करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य इस सम्मेलन के थे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो ध्यान रखिएगा यह स्थापना, ध्यान रखिए, 29 जुलाई 1957 को, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और ध्यान रखिएगा ओटोमस 4 नेट जीरो कार्यक्रम क्या है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की एक पहल है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये पहल किसकी है, तो IAEA की पहल है। और ध्यान रखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के सदस्यों के द्वारा परमाणु ऊर्जा के उपयोग के प्रयासों का समर्थन करता है। साथ ही साथ इसके कुछ नोट्स याद रखने क्या, भारत में वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान कितने मेगावाट तक ले जाना है, जो वर्तमान 7480 से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य। यह कब तक है, 31-32 तक। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट इसके तहत याद रखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड चीज़ों को भी पूछ सके प्रश्न में, तो आप उत्तर दे सके। अब हम प्रश्न पर लौटते हैं, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों कथन आपके सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही कथन है। चलिए हम नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, पहले भी पूछे जाएंगे, आने वाले समय में पूछा जाएगा कि सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हुआ, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान। अगर हम इसके बारे में बोले तो यह सरस्वती सम्मान जो था, यह 33वां सरस्वती सम्मान होगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 33वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया है, तो भगवती कुमारी को, मोहन सिन्हा को, प्रभा वर्मा को, सुलेखा राय को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। इसके संदर्भ में कुछ चीजें याद रखिएगा। जैसे हम बात करें इसके बारे में, तो इसे रुद्र सतकर्मी जो सरस्वती से, उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो 2013 से 22 तक के इनके साहित्यिक योगदान के लिए यह वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया। तो किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया है, यह भी हो सकता है। यह लेखक कौन है, मलयालम भाषा की लेखिका है, तो याद रखिए प्रभा वर्मा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 23वां सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें 2022 का 32वां जो आपको पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रौद्र जो आपको यहाँ पर 32वां सम्मान की बात कर ले, तो आपको शिव शंकरी को यह पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 32वां 33वां यह सूची में बनाकर कूट, जो हम लोग बात करते हैं कूट का बात करते हैं, और कूट 1 2 भी बना के यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो 2022 भी याद रखना है शिव शंकरी को, और 2023 का भी पुरस्कार जिसमें हम लोग 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार कह रहे हैं, उसे भी याद रखना। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की बात करें, तो ध्यान रखिए वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया, जो 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के पैनल के द्वारा आपको क्या किया जाता है, इसका चयन किया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। और ये किन भाषाओं का ध्यान रखिए, 8वीं अनुसूची जो हमारा जिसमें सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है, उसमें लिखे गए पुस्तकों के लिए उत्कृष्ट गद्य एवं पद कविताओं को दिया जाता है। ये सब चीजें याद रखना है। अगर हम बात करें कितना रुपया दिया जाता है, 15 लाख दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार किन्हें दिया गया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को यह प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये सब फैक्ट सरस्वती सम्मान से चीजों को याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न पर आते, तो देखिए ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ या पैरा ओलंपिक हुआ, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। इस बार प्रश्न यहाँ से होगा, तो इसके सारे एस्पेक्ट को आपको याद करके जाना है। तो ध्यान रखिए, प्रश्न देखते हैं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर शरद कमल को भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, थोड़ा सा नियुक्त किया गया। और मेरी कॉम को सेफ डी मिशन और शिव कृष्णन को डिप्टी सेफ मिशन के रूप में नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके कुछ संदर्भ को देखें, समझने का प्रयास कीजिएगा कि टेबल टेनिस के प्रसिद्ध जो खिलाड़ी है शरद कमल, उनको भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ, उसके भारतीय दल का ध्वजवाहक, अर्थात जब हमारा समारोह हुआ उसमें भारत का ध्वज लेके ये सबसे आगे थे, दल के आगे थे, तो ध्वजवाहक इनको नियुक्त किया गया। वहीं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त को पेरिस में किया गया। इसके फैक्ट आपको अगस्त वाले महीने में हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अभिनव बिंद्रा जी को क्या बनाया गया, मसाल वाहक, जो मसाल लेकर ओलंपिक के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए गए थे, तो मसाल वाहक भारत की तरफ से आपको नियुक्त किए थे। इनको बहुत से प्राइज भी दिए गए। तो ओलंपिक का जब अगस्त माह का महीना आएगा, उसमें सारे फैक्ट को अलग से कवर करेंगे।
अब मेरी कॉम डी इसको सेठ डी मिशन अर्थात जिनको क्या किया, देश के दल का प्रमुख नियुक्त किया गया था। वहीं डिप्टी सेफ डी मिशन किसे बनाया गया, शिव कृष्णन को। याद रखिए नाम इसके अतिरिक्त याद रखना। अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक में तो सुमित अंतिल का और भाग्यश्री जाधव जी को क्या बनाया गया, पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसका उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक। तो आपको ध्वजवाहक कौन कौन है इनका नाम याद रखना, शरद कमल, सुनीत अंतिल, भाग्यश्री। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से ध्वजवाहक है, तो तीनों का नाम एक साथ अगर दे दिया तो आपको तीनों सही करना है। वहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की चर्चा ना होगी तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना है, तो इसे याद रखना। और ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक जो हुआ है जो समापन समारोह हुआ, भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर, हॉकी के टीम के गोलकीपर जो PR श्रीजस ध्वजवाहक रहे। और इसके अतिरिक्त पेरिस ओलंपिक जो आपको हुआ है जिसमें हम 4 नए खेलों को शामिल होते हुए देखते हैं, जिसमें ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइडिंग और जो क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग आपको शामिल किया गया। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद कर लेना है, रिवीजन करके जाना है। हम ऑप्शन पे आते तो देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, ना तो एक ना तो दो, इसे याद रखना है। तो आपको ध्यान रखिएगा सेफ डी मिशन। चलिए आगे हम बात करते हैं, 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं ना जिसमें हम लोकतंत्र के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं या शासन प्रशासन को मजबूत करने की बात करते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पुणे है, लखनऊ है, इंदौर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम 30वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो ध्यान रखिए इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को याद रखना कि यह 15 से कितना हुआ, 15 से 17 मार्च को आयोजित किया गया है, मार्च को आयोजित किया गया है। यह ध्यान रखिएगा गया में आयोजित किया गया। गया में कहाँ आयोजित किया, गया कौन है, बिहार में है, तो याद रखना है बिहार। गया में कहाँ, बोध गया में आयोजित किया गया। और यह बोध गया में कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा महाबोधि बोधि आपको संस्कृत जो केंद्र है, संस्कृत केंद्र है, वहाँ पर आयोजित किया गया। ये फैक्ट याद रखना है। अगर हम बात करें इसके उद्घाटनकर्ता या उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो जो बिहार के राज्यपाल है ना उनके द्वारा इसका क्या किया गया, बिहार के राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इनका राज्यपाल कौन है यह भी याद रखना, राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर। याद रखिए अलेलकर याद रखना है, कौन है, आलेलकर, राजेंद्र आलेलकर या राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की तो ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग क्या करता है कि राष्ट्रीय निकाय जो राज्य के स्थानीय निकाय है उसमें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता है अनुच्छेद 243(k)(1) के तहत। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। हम भारतीय निर्वाचन की बात करें तो आपको वो राष्ट्रपति से लेकर जो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होती है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में आपको क्या करता है, निर्देशन का काम करता है, उसका चुनाव अधिकृत करता है। पर स्थानीय चुनाव का निकाय कौन कराएगा, आपको राज्य के विधान निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इसके तहत वो क्या करता है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर सकता है पंचायत चुनाव का। और इसके अतिरिक्त 243(k)(1) के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 243(k)(2) के तहत ध्यान रखिए राज्य चुनाव आयुक्त शक्तियां और कार्यकाल राज्य विधायिका के द्वारा दिए गए कानून के अनुसार निर्देशित होगा। अर्थात राज्य का विधायिका, विधानसभा हो या विधान परिषद जहाँ पर द्विसदनीय होगा, तो वहाँ का विधानमंडल इसका नियुक्त करेगा, शक्तियाँ देगा। किस प्रकार से, राज्य चुनाव आयुक्तों की शक्ति होगी, कितना होगा, इस तरीके से याद रखना। नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243(z)(a) के तहत शामिल किया गया है। तो आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। अगर हम बात करें यह जो निर्वाचन 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन जो हुआ था 15 से 17 मार्च को 2024 में महाबोधि जो संस्कृत केंद्र बोध गया था, वहाँ इसके उद्घाटनकर्ता जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर के द्वारा किया गया। इसे थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग का कमेंट नहीं रुकना चाहिए, उत्तर जरूर देते चलिएगा। एक्टिव मोड में रहने की आवश्यकता है, जितना एक्टिव रहिएगा सिलेक्शन की रेट उतना बढ़ जाएगी। चीज़ों को मैं बार बार बोलता हूँ, ये आभास कब होगा, जब एग्जाम में आप बैठे रहिएगा ना तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर आप जब कमेंट में देते हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। चलिए इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि देखिए हाल ही में
पांडवुला गुट्टा का को विशेष भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया। यह स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ के साथ साथ एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ से एक आपको रामगढ़ रामगढ़ याद रखना है। रामगढ़ आपको रामगढ़ क्रेटर का नाम याद रखना है। उसे क्या किया गया, पहले फर्स्ट आपको भू विरासत स्थल के तौर पर शामिल किया गया, फर्स्ट भू विरासत स्थल। तो यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही रामगढ़ क्रेटर कहाँ है? तो रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में, यह फैक्ट याद रखना है। और हम पांडवुला गुट्टा की बात करें तो यह कहाँ है? यह आपको तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, याद रखना है। तेलंगाना में है, थोड़ा सा तेलंगाना को सही करने की आवश्यकता है, तेलंगाना में यह है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें पांडुला गुट्टा की, तो बात करिए तेलंगाना में भू विरासत के रूप में नामित किया, जो हिमाचल की पहाड़ियों से भी पुरानी है। अब यह क्या है, एक मैथोलिक काल जो है लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकालीन काल तक की चट्टानी आश्रय और निवास स्थल का साक्ष्य देता है। अब यही देखिए, इस यहाँ से प्राप्त हुआ पांडुला गुट्टा से। अब यह पूरा पाषाण जो काल है उसकी गुफा चित्र जो प्रागैतिहासिक काल का झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें हम इसके चित्र को, भित्ति चित्र को देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें स्वास्तिक चिन्ह, वर्ग आधारित वृत्त चित्र की चर्चा की गई है। इसी तरीके से हरे, लाल, पीले और सफेद रंगों का ज्यामितीय डिजाइन बनाया गया, छापे गए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आकृति बनाई गई जिसमें इस प्रकार के ज्यामितीय डिजाइन बनाया गया, रंगों का प्रयोग किया गया। यहाँ से फैक्ट में प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। इन सब चीजों को जरूर याद रखिए। और यह कब पुराना हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं उससे भी पुरानी है। यह सब चीजें थोड़ा सा कवर करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त, आपको जो राजस्थान में जो उपलब्ध है रामगढ़ क्रेटर, जो आपको 165 मिलियन वर्ष पूर्व उल्का के प्रभाव से आपको निर्मित हुआ था, उसे भी पहले भू विरासत के रूप में नामित किया गया, जिसका व्यास 3 किलोमीटर के आसपास है। यही आपको रामगढ़ 12 जो जिला है राजस्थान का, वहां पर स्थित है। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट रिविजन करने की आवश्यकता, आप लोगों को थोड़ा सा कवर करके जाने की आवश्यकता है एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो इसे जितने भी सैन्य अभ्यास हो रहे हैं उसको एक बार रिवीजन करके जाने की आवश्यकता है। तो 9वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कथन में क्या पूछ रहा है, सही कथन क्या है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरन में आपको किया गया। क्या यह कथन सही है, गलत है? यह अभ्यास हाई ऑक्टेविन ऑपरेशन करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शन करेगी। तो क्या यह कथन सही है? तो इसके संदर्भ में कुछ चीजों को ध्यान में रखना। जैसे हम बात करें, यह इसका आयोजन कब से हुआ? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, याद रखना है। भारत के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास के तौर पर इसका आयोजन किया गया, जिसे हम लोग गगन शक्ति 2024 नाम से जानते हैं। जहां राजस्थान के पोखरण में इसका क्या हुआ, फील्ड रेंज जो भारत का है वहां पर इसका फायरिंग रेंज में आपको इसका अभ्यास किया गया। इसमें हाई ऑक्टेन ऑपरेशन के तौर पर इसे क्षमता को प्रदर्शित किया। इसका आरंभ कब हुआ था गगन शक्ति का? तो 2018, याद रखना है। इसी तरीके से कुछ चीजों को याद रखना है कि भारत के फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, आपसे प्रश्न पूछ दे तो शक्ति के बारे में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय क्या है, अभ्यास है। तो यह इसका संस्करण 13 मई को मेघालय के उमरोई के में पूर्ण रूप से विकसित आपको प्रशिक्षण नोड में शुरुआत की है, जो 13 से 26 मई तक यह आयोजित हुआ। तो और आपको ध्यान रखना शक्ति और गगन शक्ति क्या है, गगन शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा आपको अभ्यास किया जाता है। तो दोनों के थोड़ा सा शब्दों में फंसिएगा मत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजों को कवर किया। भारतीय वायुसेना की हम बात करें तो ध्यान रखिए इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल जो इंडियन एयरफोर्स के नाम से हुआ। 1950 में इसका नामकरण इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में, ये याद रखना। भारतीय के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह नाम उनका है। तो थोड़ा सा ये सब सारे फैक्ट को याद करके जाना है, रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिएगा। यहाँ से हैप्पीनेस इंडेक्स बार बार प्रश्न पूछे हैं, पहले बीपीएससी के एग्जाम में कई दफा भी, तो इसे अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसे UNSDSN कहते हैं,
के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। दूसरा कथन क्या है, इस रिपोर्ट में कुल 143 देशों को शामिल किया गया है। तीसरे कथन में आता है डेनमार्क को इस रिपोर्ट में शीर्ष राष्ट्र के रूप में नामित किया है। और चौथे कथन में आते हैं इस सूची में भारत 121वें स्थान पर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है केवल एक कथन सही है, केवल सभी कथन हमारे सही है, केवल एक कथन गलत है, केवल दो कथन गलत है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में तो कुछ चीज़ों को याद रखना है, जैसे क्या कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। यह रिपोर्ट जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो ध्यान रखिएगा यह रिपोर्ट भी हम इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान आपको नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन हमारा सही होगा, अर्थात कथन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कुल 143 देशों को शामिल किया गया, यह भी कथन हमारा सही है। अगर हम बात करें तीसरे कथन पर आते तो ध्यान रखिएगा कि जो इसमें शीर्ष राष्ट्र कौन कौन है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है फिनलैंड है, उसके बाद आपको डेनमार्क तब आइसलैंड है, याद रखिएगा आइसलैंड। तो इस तरीके से यह जो कथन फिनलैंड है आपको सही उत्तर इसका होता, तो यह कथन हमारा गलत है। अगर हम बात करें तो फिनलैंड लगातार 7 वर्ष तक इस पे टॉप रहा है। तो इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए था, पहले के वर्षों में भी इसकी बात हो रही है। अगर हम बात करें भारत के बारे में तो वर्ष 2024 में भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक 126वां है, ठीक है ना, 126 है। अगर हम 2023 की बात करें, तो यह 136 था। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपको 10 स्थानों की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो ध्यान रखिए 136 में से 125वें स्थान पर था, तो एक अंक का गिरावट हुआ है, इसे याद रखना है। भारत 2023 में 125वें स्थान पर था और 2024 में 126वें स्थान पर है। तो इस तरीके से एक अंक का गिरावट होता है, इसे याद रखना है। तो आपको यह भी कथन हमारे गलत है, अर्थात कथन जो हमारा कथन 3 और 4 जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब हमारे दो कथन गलत हो गए, तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर, इसे याद रखना है। चलिए आगे हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। तो ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट खुशहाली जो रिपोर्ट है वो आपको 2143 देशों की एक सूची को देता है, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आपको टॉप की है। और हम अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान इसमें अंतिम राष्ट्र है जो 143वें स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करें 2023 में 125वें स्थान पर था और 2024 में 126वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसियों की बात करें तो कुछ पड़ोसी का जरूर याद रखना, जैसे चीन 60 में था, नेपाल 93, पाकिस्तान 108 पर, म्यांमार 118 पर, श्रीलंका 128 पर, बांग्लादेश 129 पर था। और ध्यान रखिए इसमें पाँच पाँच आपको रैंकिंग, अगर हम बात करें एशिया के क्षेत्र में कौन टॉप पर है, तो सिंगापुर, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस जो एशिया में सबसे टॉप पर हैं। जो है आपको यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट है उसमें, तो इसे भी याद करके जाना। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में किन कारकों की निर्भर करता है, तो 6 कारक इसमें शामिल किए, जिसमें सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति की बात करता है, अर्थात 6 महत्वपूर्ण मानक को शामिल करता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के तौर पर इसमें जो बातें की गई है इस प्रश्न में जो, तो आपको मैं लगातार पहले भी SDG के बारे में बताया है, क्योंकि 2030 में इसके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, वो पीटी में हो या मेंस में। तो ध्यान रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है वो क्या करता है, वो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान पर आपको वर्ष 2012 में से गठित किया गया था, उस समय के तत्कालीन महासचिव के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा। ये थोड़ा सा याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का, अर्थात SDG के जो 17 लक्ष्य है, ध्यान रखिए 17 लक्ष्य प्लस 100 आपको 169 से अधिक टारगेट अपनाए गए। तो इसी व्यवहारिक समाधान को प्राप्त करने का है। और इसका सचिवालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, कुआलालंपुर मलेशिया में, पेरिस फ्रांस में, 3 जगह आपको इसका मुख्यालय सचिवालय के तौर पर इसे रखा गया। अगर हम बात करें इसका क्या काम करता है, तो इसे SDG को जरूर याद कर रखना, 17 लक्ष्य को याद रखना। यहाँ पीटी में नहीं पूछा तो मेंस में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछा तो इंटरव्यू में जरूर पूछ लेगा। तो ये 17 लक्ष्य को 2030 तक याद करके रखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई स्क्यू देना, तो 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरीके से सारे लक्ष्य को 17 लक्ष्य को याद रखना है। द ग्लोबल जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, तो इसे याद करके रहना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
11वां नंबर प्रश्न आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्या स्टार्ट जो 2024 कार्यक्रम क्या है। तो क्या है तो देखते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम है, मातृ सुरक्षा लाभ योजना है, युवा विकास कार्यक्रम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि इसके संदर्भ में कुछ बात करें तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष जो हमारा इसरो है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उसके द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से यह स्टार 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग हम इसे बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसका थीम क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थात एक्सप्लोर करेंगे हम सोलर सिस्टम, इसका थीम रखा गया। इस फैक्ट को याद रखना है, इसके फुल फॉर्म को याद रखना है स्टार्स का, तो स्टार्ट का। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको क्या दे रहा है, आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी दे रहा है। यह अंतरिक्ष कार्य विज्ञान अनुसंधान क्या करेगा, ग्रह विज्ञान सिद्धांतों की चर्चा करेगा, खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान से संबंधित खगोल विज्ञान और हेमोलॉजी सूर्य और पृथ्वी के बातचीत की समग्र जो विज्ञान है उससे आपको चर्चा कराएगा। इसी तरीके से चीज़ों को कवर कराएगा। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार आपको उपरोक्त डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। जहां पर हम बात करते हैं, आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करा, अंतरिक्ष ज्ञान की बात करा, युवाओं में अंतरिक्ष ज्ञान की बात करता है, यह ऑप्शन रहता है। या हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का अनुसंधान की भी बात होती थी, यह भी उत्तर सही हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होगा। तो जिस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार इसका उत्तर बनाना आपको आवश्यकता होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। 12वें नंबर प्रश्न पर आते देखते हैं, बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसे याद रखना है। अब ऑप्शन में दिया गया कैमूर, पटना, सहरसा, बेगूसराय। तो अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो इसका आयोजन कब हुआ था, 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च को 2024 को याद रखना है डेट। अगर हम बात करें यह कौन सा क्रम का था, तो 11वां आपको यह क्रम का था, आपको बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन। अब यह ध्यान रखिए कहाँ आयोजित किया गया, तो ज्ञान भवन, याद रखिए ज्ञान भवन जो हमारा बिहार के पटना जिला में है, वहां पर आपको आयोजित किया गया था। अब इसको कौन आयोजित किया था, तो बिहार का उद्यमी संघ है जो हमारा, जो आपको उद्यमी संघ है उसके द्वारा यह आयोजित करवाया गया था, उसके बैनर तले आयोजित किया गया था। और ध्यान रखिएगा यह महत्वपूर्ण योजना जो उद्यमिता जो सम्मेलन है, तो आपको क्या करता है, इंटरप्रेन्योरशिप देता है समिट के तौर पर, जो आपको एक माहौल दे रहा है भारत के विभिन्न निवेशकों को बिहार में निवेश करने के लिए। ये सब चीज़ें याद रखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए इसके अतिरिक्त हम कुछ बात करें तो इसी साथ साथ 2024 में कुछ और भी इनिशिएटिव कराए गए हैं बिहार में, जैसे बिहार बिजनेस कनेक्ट आपको 2024 कराया गया 19 से 20 दिसंबर आपको 2024 पटना में आयोजित किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। बिहार स्टार्टअप कनेक्ट आपको 2024 आयोजित किया गया गया जिले में, तो याद रखना है आपको यह सम्मेलन स्टार्टअप के लिए यह आपको आयोजित किया गया। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को याद करके जाना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन आप जरूर दीजिएगा। यूट्यूब हमारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम यूट्यूब की बात कर ले, टेलीग्राम की बात कर ले, व्हाट्सएप चैनल की बात कर ले, सभी जगह कुछ ना कुछ कराया जाता है। यूट्यूब के कम्युनिटी में हम लोग क्या कराते हैं, आपको क्वेश्चन एनालिसिस करवाते हैं, क्वेश्चन क्विज भी करा रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको रिवीजन करना है, देखना है, समझना है, ठीक ना, अपने आप को व्यस्त रखना है इन अंतिम दिनों में। चलिए हम अगले प्रश्न पर, याउंडे घोषणा, ध्यान रखिएगा जो संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करिए। यह घोषणा जो हुआ है वो किस से संबंधित कथन जो दिया गया है उसमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यह 32 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मलेरिया में होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की है। क्या इस घोषणा पत्र में ऐसी कोई चर्चा थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बुर्किनो फासो है, कैमरून है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, घाना आदि कुल 32 देशों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज प्रश्न के तौर पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि सबसे पहले कि जो याउंडे क्या है, आयुंडे कैमरून, कैमरून की राजधानी है
राजधानी, याद रखिएगा, वहीं पर घोषणा आउंडे घोषणा की, उसकी राजधानी आउंडे है, तो उससे वहीं से घोषणा पत्र हुई। जो अफ्रीकी, जो आपको 11 अफ्रीकी देशों के मलेरिया, ध्यान रखिएगा, 11 अफ्रीकी देशों का मलेरिया आपको के जो सहयोगी है, उनके द्वारा यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो यह याद रखना है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। तो ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ जो आपको बताई गई, जिसमें हम बात करते हैं कि कैमरून की राजधानी याओउंडे में यह घोषणा की गई, जहां पर आपको मलेरिया के हितधारकों के लिए आपको संकल्प लिया गया। हम मलेरिया के संदर्भ में लगातार चर्चा करते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह मलेरिया जानलेवा मच्छर जनित एक रक्त रोग है। और यह विश्व मलेरिया दिवस बात करें तो 25 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। यह सब फैक्ट याद रखना। घोषणा पत्र अक्सर कौन कौन देश की है? 11 देशों, बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो गणराज्य, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया। वैश्विक मलेरिया लगभग 70% इन देशों में पाया जाता है, इसलिए यह घोषणा पत्र कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा, और आपको ध्यान रखना है, यह कथन सही हो जाएगा था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि ऑप्शन बी, जो बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो गणराज्य और घाना ने आपको, सॉरी, 32 देश, यह भी कथन आपका गलत, क्योंकि आप 32 देश दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 32 देश नहीं होगा, यह 11 देशों का समूह था। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न को अंतिम तक पढ़िएगा, चीज़ों को जब तक पूरे तरीके से प्रश्न को अंतिम नहीं पढ़ लीजिएगा, उत्तर नहीं जाइएगा। देखिए, मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप 32 देश शामिल कर दिया। मुझे याद रहा है कि 11 देश में इन देशों का नाम तो है, तो इस तरीके से ये गलत हो गया। तो इसे भी आप लोग थोड़ा रिवीजन करके जाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करके जाएंगे कि गलत गलत उत्तर कहाँ से बन सकते हैं, सही उत्तर कहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वें नंबर प्रश्न पर देखिए, जो भी गलतियां हैं पहले कर लीजिएगा। मेरा यही मानना होता है ना, गलतियां एग्जाम हॉल में नहीं होती हैं। एग्जाम हॉल में आप अगर बैठते हैं तो आप 100% आपको क्या करना है, परफेक्ट उत्तर देना है, परफेक्ट आपको चीज़ें करके आनी है। अर्थात मेरा एक पहले से भी, मेरा अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते होंगे तो मैं एक शब्द यूज़ करता, न्यूनतम जो गलतियां करता है ना, गलतियां करता है, वो अधिकतम सफलता के रेट को लेकर चलता है। अधिकतम क्या है, सफलता प्राप्त करने के रेट को लेकर चलता है। मेरा यही मानना है, और हमेशा मैं यही बोलता भी हूँ। आप न्यूनतम जितनी गलतियां करनी एग्जाम से पहले कर लीजिए, टेस्ट में कर लीजिए, उस एनालिसिस पेपर में कर लीजिए, अपने अपने जो माइक्रो नोट्स है उसमें कर लीजिए। पर एग्ज़ाम हॉल में आपको 100% देने हैं। अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें आपको 100% आपके सही उत्तर होने चाहिए। अगर गलत क्वेश्चन आपको हो रहा है तो उसको छोड़ देने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये चीज़ें जरूर याद रखने की आवश्यकता है। चलिए प्रश्न पर आते हैं, 14वें नंबर प्रश्न पर। भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा, जिसे IPEF कहते हैं, साझेदार देशों में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, दूसरे ऑप्शन में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। अगर हम बात करें भारत एशिया प्रशांत ढांचा के बारे में, अर्थात हम इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसका नाम है। अगर इसके बारे में कुछ बातें करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ देशों का नाम याद रखना है, जिसमें हम इंडो अर्थात इंडियन जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, जो आपको भारतीय हिंद महासागर शुरू होकर प्रशांत महासागर तक चलता है। और इस पर मैं लगातार चर्चा करता हूँ। इसमें जो समूह है, उसमें 24 फरवरी 2024 को इसकी एक श्रृंखला समझौता लागू किया गया, ये याद रखना है। अगर हम इसके बात करें, इसके अतिरिक्त की केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्री जो आपको लिए समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे वर्चुअल मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको आयोजित किया, उसमें शामिल होते हैं। उसमें उद्देश्य क्या था, भारत प्रशांत क्षेत्र में संगठित करना। इसमें 14 क्षेत्रीय साझेदार है, ध्यान रखिए 14 क्षेत्रीय साझेदार, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, यूएस आदि देश भी शामिल है। तो ध्यान रखिए, यह क्या करता है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार कराता है। इसी की बैठक के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। इसका क्या है, एशिया प्रशांत आर्थिक ढांचा। तो सभी देश के सही उत्तर होंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा सही उत्तर, जिसमें सभी देश शामिल हैं दिए गए कथन कूट में, आपको याद रखना है। चलिए अगर हम बात करें इसके बारे में, 15वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है इसके बारे में क्या है, मैंने पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी किया था, इस
थ्योरी के बारे में तो याद रखना है, जिसमें भारत की पहली शहर विशेष शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान शुरू की है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो वर्ष 2030 है, 35 है, 47 है, 50 है। तो सही उत्तर क्या होगा, आपको वर्ष 2050 तक यह लागू किया जाएगा, लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके साथ, मैंने आप लोग को COP26 बार बार बोलता हूँ, COP26 याद रखना है, 26 को, जिसमें पंच तत्व भारत के द्वारा दिए गए हैं। 5 लक्ष्य बताए गए, शून्य कार्बन की बात करता है, और 2030 लक्ष्य है, 2070 का लक्ष्य है, तो इसे याद जरूर करना है। अगर हम बात करें 2050 तक की है, क्या करता है कि हम क्या करें, जीरो कार्बन, जीरो कार्बन, कार्बन क्या करेंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग एक्शन प्लान लेकर आए हैं, एक्शन प्लान लेकर आए हैं इसके तहत। तो जहां पर हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेंगे। तो यह ध्यान रखिए कहाँ हुआ, तो याद रखना नागपुर में हुआ। नागपुर आपको भारत की पहली आपको शहर विशिष्ट रूप से शामिल किया। तो यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं। अब इसके बारे में पिछले क्लास में भी, पिछले लेक्चर में भी इसकी चर्चा की गई विशेष रूप से। अगर हम बात करें नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, विश्व संसाधन संस्थान, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और IELEI दक्षिण एशिया अर्थात इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव जो है, उस जैसे संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जाता है। बहुत से महत्वपूर्ण संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, जो आपको जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को शुरू करता है। कहाँ शुरू करता है, नागपुर में शुरू करता है, भारत में शुरू करता है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर रिवीजन करके जाने की आवश्यकता है। देखिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से आप चीजें कवर कर लीजिएगा। विश्वास खुद पर रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए। चलिए 16वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। जो निकारागुआ है, भारतीय फार्माकोपिया जो IP जिसे बोलते हैं, को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना। क्या ये कथन सही है? भारतीय फार्माकोमिया, ध्यान रखिएगा, फार्माकोमिया जो 5 देश अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम द्वारा मानक रूप से मान्यता दे दी गई है। क्या ये कथन सही है? और भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि यह करता क्या है, ये अगर भारतीय फार्माकोपिया की बात करें, फार्माकोपिया पिया की बात करें, तो ध्यान रखिए यह हमें क्या करता है कि एक औषधीय मानक को देता है। औषधियों का जो औषधि होता है उसको मानक प्रमाण करता है, अर्थात प्रमाणन देता है, यह याद रखना। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यह निकारागुआ के द्वारा पहली बार ऐसा है कि इस भारतीय फार्माकोपिया को क्या किया गया, मंजूरी दिया गया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम, एक स्वायत्त संस्था है, काम करता है, औषधियों का एक मानक तय करता है यह। इसी कारण इसका गठन किया गया था। 5 देशों के द्वारा इसे पहले भी मानक मान्यता दे चुका है। तो अगर बात करें यह जो IPC है, भारतीय फार्मापोया, ध्यान रखिए IP जिसे हम लोग कहते हैं, दवाओं से जुड़े मानक तय करता है, निर्माण करता है, निरीक्षण करता है, वितरण के लाइसेंस आपको मदद करता है उसके निर्माण के लिए। अगर हम बात करें दवाओं के लिए मानक तय करने के लिए, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का यह उपयोग करता है, जिसके नियम 1945 में पालन किए जा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा यह अनुसंधान और विकास विभाग के तहत भी विश्लेषण रूप से काम करता है। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दिए गए प्रश्न के अनुसार आपको सभी कथन हमारे क्या है, सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। 17वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एयर क्वालिटी की बात हो रही है। तो एक स्विस संगठन है IQ एयर के द्वारा जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है आपको रिपोर्ट है 2023, याद रखना के अनुसार विश्व के प्रदूषित देश कौन है। पहला रैंक है बांग्लादेश, दूसरा रैंक भारत, तीसरा रैंक पाकिस्तान। तो ध्यान रखें कूट, सही कूट का चयन करना, ऊपर उसमें सही कूट कौन सा है यह देखना है। तो ध्यान रखना है कि पहला रैंक जो है, पहला रैंक आपको बांग्लादेश है, याद रखना बांग्लादेश। दूसरा देश है पाकिस्तान है, याद रखना पाकिस्तान है। और तीसरा भारत है। तो इसका मतलब कूट की बात करें तो आपका ये दोनों कूट गलत दिया हुआ, ऑप्शन ए जो कूट है सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम कुछ बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा।
इस पर मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी लगातार कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है, कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एयर क्वालिटी जो स्विस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अगर हम बात करें भारत में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत में ही है। अब बिहार की बात करें तो आपको याद रखिए बेगूसराय सबसे प्रदूषित था, उसके बाद गुवाहाटी और दिल्ली राज्य। किसके द्वारा? ये जो एयर क्वालिटी एयर है स्विस संगठन, उसका रिपोर्ट के आधार पर। अगर हम बात करें भारत में वायु गुणवत्ता के मामले में तीसरे स्थान पर यह है, जिसमें पार्टिकुल मैटर्स जो है PM2.5, औसत वार्षिक सांद्रता इसका 54.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये सब फैक्ट याद कर, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरी इस रिपोर्ट में। तो ये सब फैक्ट याद रखना है, चीजों को कवर करना है। आप देखिए एयर क्वालिटी एयर है उस रिपोर्ट के आधार पर बात हो रही है। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, उसमें 8 प्रदूषक को शामिल किया और यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न पूछा है, यूपी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते रहे, तो इसे याद रखना है आप लोगों को। अगर हम बात करें भू स्तरीय ओजोन प्रदूषण, 8 प्रदूषकों में शामिल करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भारत का है, जिससे PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, सीसा आपको शामिल किया जाता है। और एक नोट याद रखना है, भू स्तरीय ओजोन और एयरबोर्न जो पार्टिकल्स है, ऐसे प्रदूषक जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो कौन सा तत्व शामिल है जिसके आधार पर सबसे खतरा मानव स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। तो आपको यहाँ से कथन के आधार पर ही उत्तर दिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें अगले NAAQ नेशनल जो हैबिटेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वो क्या है? 1981 के तहत जो हम वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा जारी आपको अधिसूचित विभिन्न मामलों प्रदूषकों के परिवेश जारी करता है, जिसमें हम के तहत प्रदूषकों को शामिल करते हैं PM10 को, PM2.5 को, SO2 को, NO2, CO को और NH3 को, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजाइपाइरेन, आर्सेनिक और निकेल को शामिल किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है NAAQS के तहत किन किन प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। इसी तरह एक सफर है जिसमें हम वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली कहते हैं, अर्थात द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, जिसे सफर शॉर्ट में बोला जाता है। इसके द्वारा प्रदूषकों को शामिल किया है, जिसमें PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और बेंजीन, टोल्यून, जाइलिम और मरकरी शामिल किया जाता है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को जब न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया था, याद है, एक लिस्ट बना के दिया था, जिसमें आपको ये लिस्ट याद रखना है, जिसमें हम एयर क्वालिटी AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्रदूषक शामिल है, NAAQS की बात करते हैं और एक सफर की बात करते हैं ना, सफर की बात करें। इसमें सारे प्रदूषकों का नाम यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर कौन कौन प्रदूषक है जो तीनों में है, आपको यहाँ से याद रखना है, लिस्ट बनाकर ऑप्शन में आपको उत्तर में देना है। आपको ऐसे कौन से प्रदूषक है जो तीनों जो इंडेक्स है उसमें शामिल किए जाते हैं प्रदूषक के तौर पर। तो यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे जरूर रिवीजन करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 18वें नंबर प्रश्न पर। तो 18वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग जो केट अलायंस है, अर्थात बड़ी बिल्लियों का जो अलायंस बनाया गया है भारत में, तो यह ध्यान रखें कथन इसके संदर्भ में गलत कथन की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है का मुख्यालय भारत में होगा। क्या यह कथन गलत है या सही है? वित्त वर्ष 2023 से 24 से लेकर 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान की गई है। क्या यह कथन सही है गलत है? इसकी परिकल्पना 46 बिग कैट रेंज देशों विभिन्न संगठनों के मिलकर बहु एजेंसी अलायंस के रूप में की है। क्या यह कथन सही है गलत है? और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं कथन गलत है। तो थोड़ा सा बिग कैट अलायंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं कि बिग कैट अलायंस का निर्माण, ध्यान रखिए, अप्रैल 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50वीं वर्षगांठ पर मनाए गए। इस तरीके से 9 अप्रैल 2024 को इसका 51 दिवस मनाया गया। तो यहाँ से बस पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर को अच्छे से देख के जाना आप लोगों को। साथ ही अगर हम इंटरनेशनल बीट कैट अलायंस की बात करें तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट है जो अपडेट हुए थे आपको मार्च माह में, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। हालांकि इसका प्रोजेक्ट 50वीं वर्षगांठ के दौरान ही कर दिया गया था।
अगर हम बात करें यहाँ पर आवंटन किया गया इसलिए चर्चा का विषय बन गया था। तो यह इसका मुख्यालय भारत में होगा, कहाँ होगा इसकी चर्चा नहीं हुई है। अगर हम बात करें बिग कैट अलायंस की बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देश हो, जो आपको जहाँ पर आपको इसके बिग कैट सात बिग कैट की जो श्रेणियाँ आती है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्लूमा, जगुआर और चीता शामिल होता है, वो 100 आपको 96 देशों में पाए जाते हैं। इसी का अलायंस बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, 46 ना होगा, यह 96 हो जाएगा। तो इस तरीके ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपको यहाँ दिया गया, जहाँ पर हम इसके बी कैट के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, आपको पूमा, जगुआर और आपको ध्यान रखें चीते के बारे में जानकारी दी गई। तो ये सब सारे फैक्ट को अच्छे से देख के जाना। 96 मेंबर इसमें शामिल किया गया। लॉन्च 2023 में किया गया। हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताया गया। तो इन सब चीज़ों को जरूर कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पीएम स्वराज अर्थात है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसे पीएम स्वराज बोलते हैं, राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ऑप्शन सी होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया? जारी किया गया एक पोर्टल के तौर पर। अब ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल है ना, नमस्ते योजना चला था, उसके तहत योजनाओं को वंचित समूह को लाभ मिले इसके लिए चलाया गया था। एक नमस्ते योजना याद रखना, नमस्ते योजना आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इन सब चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता। अगर हम बात करें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वंचित वर्गों के ऋण उप सहायता के लिए, तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है यह किस प्रकार का सहयोग देगा? तो ऋण सहायता उपलब्ध कराएगा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, पीएम स्वराज। राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया गया। नमस्ते आदि जैसी जो इसके तहत, नमस्ते आदि जैसी योजनाओं के तहत वंचित समूहों को लाभ मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, सफाई कर्मी मित्र शामिल है। नमस्ते योजना को अच्छे से एक बार जरूर रिवीजन करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। 20वें नंबर प्रश्न पर आएंगे तो विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग जो सेला सुरंग है का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आपको उत्तराखंड में। तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके संदर्भ में आप जब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां आपको याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची आपको लंबी दूरी की 2 लेन सड़क सुरंग बनाया गया, जिसे हम लोग सेला सुरंग के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसको, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे ऊंची लंबी 2 लेन सड़क सुरंग की, सेला सुरंग की। अब यह प्रोजेक्ट वर्तक के तहत जो बीआरओ के द्वारा जो आपको रोड जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको बनाया जाए। वर्तक क्या है? तो याद रखिएगा यह वर्ष 1960 में स्थापित की गई हमारा जो प्रोजेक्ट है सीमा सड़क सड़क संगठन, उसके द्वारा यह शुरू किया गया है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। ये सब फैक्ट याद रखना, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है प्रोजेक्ट वर्तक, जो सीमा जो सड़क बल संगठन है उसके द्वारा इसे परियोजना के तौर पर लाया गया। अब ध्यान रखिए इस सुरंग जो है शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके 2 सुरंग है जिसकी लंबाई 1595 मीटर और 1003 मीटर के आसपास है सेला सुरंग का। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करें हम सीमा संगठन की बात करें तो 65 स्थापना दिवस आपको 7 मई 2024 को मनाया गया। इसकी स्थापना 1960 में, इसके अध्यक्ष रघु श्रीनिवासन है, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद करके जाना है, रिवीजन करके जाना है। 21वें नंबर प्रश्न पर आते हैं तो इसे याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर 2024 का निम्नलिखित में से किनको दिया गया पुरस्कार? किसको दिया गया? पुअर थिंग्स को, ओपनहाइमर को, द होल्ड ओशन को, मर्फी को। तो ध्यान रखिएगा ओपनहाइमर को यह पुरस्कार दिया गया, जो परमाणु बम के जो निर्माता जो आपको नागासाकी और हिरोशिमा में गिराएगा, उसी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई थी ओपनहाइमर। तो इसको इसके लिए पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया। अच्छे से आप लोग जरूर देखिएगा मूवी, एग्जाम खत्म हो जाए इस मूवी को जरूर आप लोग देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में किया गया, जो 96 ऑस्कर पुरस्कार। अगर हम बेस्ट पिक्चर की बात करें ओपनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन जो ओपनहाइमर के हैं उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
ओपेनहाइमर के सिलियन मर्फी को दिया गया। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दिया गया ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता डॉक्टर वाइन जाय रेडल्फ को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार आरंभ कब से हुआ? 1929 से हुआ। ये सब फैक्ट जरूर याद रखना है, चीज़ों को कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? देखिए, चीज़ों को रिवीजन जरूर करके जाइए, मेरा यही कहना है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ तो आप लोग को लगता होगा सर कितनी बार आप लोग बोल रहे हैं कि रिवीजन करिए। शुरू से रिवीजन कर रहा मैं, जब तक एग्जाम है तब तक रिवीजन कीजिए, मेरा कहना यही है। अंतिम रूप से रिवीजन करके जाइए, याद कर ली सारी चीज़ों को। चलिए 22वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? और गलत कथन का क्या करना? चयन करना है। धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड सेंद्रीय उर्वरक का संयंत्र उद्घाटन किया गया, क्या कथन सही है? और हिसार में जो स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, क्या ये कथन सही है? चोल भवन का उद्घाटन केरल में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या पूछा है, गलत कथन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा यह कथन 1 है और 2 सही है। चोल भवन का उद्घाटन केरल में न करके गोवा में किया गया। याद रखना है, गोवा में किया गया। गोवा में किनके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ये राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ और भी अतिरिक्त जानकारी याद रखना है तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड सेंद्रीय का जो उर्वरक संयंत्र है उसका उद्घाटन किया गया। वहीं केंद्रीय इस्पात नागरिक उड्डयन मंत्री आपको ज्योतिराज सिंधिया जो है उनके द्वारा हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गोवा में नेवल वॉर कॉलेज, याद रखिए, नई प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया, जिसे चोल भवन का नाम से दिया गया। और चोल भवन की स्थापना याद रखिएगा चोल वंश के उनके याद में किया गया। जो इसकी स्थापना विजयालय के, तो चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। यह फैक्ट याद रखना है। अब ध्यान रखिए, तंजावुर को इसने अपनी राजधानी बनाई। प्रमुख राजाओं की बात करें तो राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलवंतर और परांतक प्रथम जैसे राजाओं का नाम आता है। अब हम चोल साम्राज्य के चोल एम्पायर की बात करें, ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये चोल एम्पायर का डायरेक्ट था, जहाँ पर शासन प्रशासन ये करता था। और इन्फ्लुएंस की बात करें, चोल इन्फ्लुएंस की बात करें, जिसके अधीनस्थ ये काम होता था, तो आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों तक यहाँ पर आपको देखते हैं इसका प्रभाव देखने को मिला। चीन के पूर्ववर्ती क्षेत्रों तक इसका प्रभाव था चोला साम्राज्य का। तो एक विस्तृत इतिहास को लेकर चलता है चोला साम्राज्य। तो इसे याद करके जाना, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं। अगर प्रश्न हिस्ट्री में भी बनेंगे, जहाँ चोल प्रशासन के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है, रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं 23वें नंबर प्रश्न पर देखें तो तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया कौन नगर पालिका किया गया? ऑप्शन के अनुसार आपको देख के बताना है। वडोदरा नगर निगम, पटना नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, वाराणसी नगर निगम। अगर हम बात करें ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना है, यह क्या होता है, एक धन जुटाने का साधन होता है, या वित्तीय प्रबंधन प्राप्त करने का क्या होता है, एक साधन होता है, जिससे हम क्या साधन के तौर पर इसका उपयोग करते हैं, जिससे हम धन रुपया अर्जित कर सकते हैं, जिससे नगर पालिका या इस प्रकार की चीज़ों में हम उपयोग कर सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसे जलवायु बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं, जलवायु बॉन्ड भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये जलवायु से जुड़ा हुआ मामला है। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए ध्यान रखिए, पहला प्रमाणित आपको म्युनिसिपल आपको ग्रीन बॉन्ड की बात कर ले तो आपको वडोदरा नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त अन्य भी आपको क्या किया जाता है, उनके द्वारा बॉन्ड जारी किया गया, ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। अगर हम बात करें तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा, इंदौर नगर निगम के द्वारा, वडोदरा नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया। पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड आपको वडोदरा नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। तो ये सब फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपको 24वें नंबर प्रश्न पर आते हैं तो बांधों तथा नहरों की पानी के रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, केरल है। देखिए रियल टाइम बात होता है, रियल टाइम की बात होता है, जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस में
लोकेशन शेयर करते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं। क्या होता है, एक्टिव मोड होता है, एक रियल टाइम होता है। रियल टाइम आप जहां हो उसके आसपास के क्षेत्रों का लोकेशन लेकर देता है। पर एक्टिव मोड में क्या होता है कि एक्टिव मोड में आपका लाइव लोकेशन जहां है, लाइव लोकेशन आपका रहा है, आप जब लाइव लोकेशन कर रखे हो तो ये मोबाइल जीपीएस क्या करता है, आपके मोबाइल को ट्रैक करके रखता है कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको वहां से भी आपको क्या करता है, एड्रेस भेजता है। तो रियल टाइम होता है कि वास्तविक रूप से आप जहां पिन अप है, पिन किए हुए आपका एड्रेस वहां पर उपलब्ध करा देगा। तो यह रियल टाइम क्या करेगा, पानी के रियल टाइम उपलब्धता बांधों और नहरों को देगा। तो ये ऐसा कौन किया है, राजस्थान के द्वारा किया गया। ऐसे फैक्ट याद करना है, रट के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यह देश का पहला राज्य बन गया। अगर हम भारत में कुछ नोट के संदर्भ में बात करें, मीठे पानी का संसाधन दुनिया में कुल संसाधनों का सिर्फ 4% है। वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति के लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब ऐसा करने से क्या लाभ होगा, तो हम प्रबंधन कर पाएंगे, प्रबंधन कर पाएंगे इसके आपात स्थिति में, हम आपात स्थिति में प्रबंधन कर पाएंगे। और इसके लिए हम और भी संसाधनों का वितरण कर सकते हैं। वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6,000 घन मीटर हुआ करती थी, जो वर्तमान में 2025 तक घट के कितना हो गया, 1,600 घन मीटर। तो लगातार जो जलों का स्तर घट रहा है उसको भी रियल टाइम पर हम क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक याद रखना है, 2024 में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर। तो ये सब अतिरिक्त नोट्स है, इसे याद करके जाइएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है प्रश्न में। तो इन सब चीज़ों को जरूर करिएगा। चलिए ना, लास्ट प्रश्न आज देखते हैं। ये बहुत ही ट्रिकली प्रश्न है, इसे अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न दिख रहा होगा। ऐसन्य स्वास्थ्य सुविधा है, अर्थात नागरिक सुविधा, हम नागरिक स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं जिसका नाम आपको त्रिशूल रखा गया। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है। वायुसेना, ऑप्शन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इसको सुधार लेने की आवश्यकता है। वायुसेना ये छोटी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको सुधार लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, वायुसेना छोटी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है, त्रिशूल के बारे में बात करते हैं। तो त्रिशूल दो प्रकार से चर्चा में है। एक तो ध्यान रखिएगा, एक ड्रोन के तहत चर्चा में है और दूसरा एक मिसाइल है, मिसाइल है। तो अब ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन होगा, तो इसे ध्यान रखें, उपयुक्त उत्तर कौन होगा, आपको इसकी के उसी के अनुसार उत्तर देना होगा प्रश्न जो पूछा गया। तो यहाँ पर प्रश्न दोनों दिया हुआ है। अगर बात करें, हम ड्रोन की भी चर्चा है और छोटी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल की भी बात हो रही है, अर्थात मिसाइल की भी चर्चा है। अब यहाँ आप चेक करेंगे यह ड्रोन के बारे में, तो किस प्रकार के ड्रोन है, तो यह एक गश्ती ड्रोन है। गश्ती ड्रोन है, कहाँ पर गश्त करता है, तो ध्यान रखिएगा सीमा पर गश्त करता है, सीमा पर, हमारे बॉर्डर पर यह गश्ती ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। अब मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल भी है, सही है, त्रिशूल मिसाइल है। पर ध्यान रखिएगा हवा से सतह पर नहीं मार करता, यह सतह से हवा पर मार करता है। तो यहाँ पर टेक्निकली आपसे यहाँ से गलत प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन सी को। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से डिवाइड करने की कला आनी चाहिए ताकि आप उत्तर सही दे पाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है त्रिशूल। अगर अगर यहाँ पर हवा हवा से सतह ना होकर सतह से हवा होता ना, सतह से हवा होता, तो आपको ऑप्शन डी में आपको दिया रहता उपयुक्त एक से अधिक, उपरोक्त एक से अधिक, एक से अधिक आपको सही है, सही उत्तर है, ये इस प्रकार के उत्तर दिए रहते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। सबसे न्यूनतम उत्तर कौन बनेगा, सर्वाधिक उत्तर सही कौन सा हो सकता है ऑप्शन, इसे ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो रीजनिंग टाइप के प्रश्न है उसे भी करके जाना है। ध्यान रखिएगा, हम ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल को लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, अत्याधुनिक कैमरा है, इंफ्रारेड तकनीक, रडार सेंसर युक्त दिया गया है, जो आप प्राकृतिक आपदा और यातायात के लिए नजर रखेगा। मिसाइल जो त्रिशूल मिसाइल है, एक छोटी छोटी दूरी का
सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जो आपको डीआरडीओ के द्वारा विकसित एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के तहत किया गया है। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? चलिए, हम चीज़ों को लगातार बने हुए चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कल आप लोगों के लिए अप्रैल माह का एमसीक्यू करा दिया जाएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा। आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइए। एमसीक्यू आपको स्टार्ट हो किए हुए हैं, और 1 तारीख के बाद आपका एमसीक्यू लगातार होगा। जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, महत्वपूर्ण टॉपिक का एक लिस्ट देंगे आप लोगों को। उस लिस्ट को आप लोग को दिन भर में पढ़ लेना है, दिन भर में पढ़ लेना, और रात को 9 PM में आपको उसका एमसीक्यू कराया जाएगा, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप उसे जरूर कवर करके जाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपसे जीएस के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन दोनों कवर हो जाए। और इतना ही करके जाना, देखिए बहुत सी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर पाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।